वेलकम बैक जी। मैं हूं शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत उम्मा चैनल पर। हर हफ्ते इसी वक्त ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम में सेहत के हवाले से बातचीत होती है और आज ब्लड कैंसर के हवाले से बात कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा साथ दे रहे हैं डॉक्टर सुनील गुप्ता, जो कि कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट हैं, ईस्ट ससेक्स हेल्थ केयर NHS ट्रस्ट के लिए काम करते हैं और इसके साथ साथ इंडिया में एक चैरिटी में भी आप हॉस्पिटल के लिए भी चैरिटी के तौर पे काम कर रहे हैं। आज कम्युनिटी में जो अवेयरनेस का इनका एक मिशन है, उस सिलसिले में आज हमारे साथ हाज़िर हुए हैं और ब्लड कैंसर पर बात कर रहे हैं। हमने मुख्तलिफ़ इक़साम आप तक पहुँचाई हैं। अगर आप इस सिलसिले में कुछ और मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वक्त है, हम कुछ कॉल्स ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम उनसे ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। और ब्रेक से पहले रामलाल ने लंदन से फ़ोन किया था बाउल कैंसर के हवाले से, और उन्होंने ख़ास तौर पर कहा था कि क्योंकि उनकी बाउल कैंसर की सर्जरी जो हुई थी, उनका एक मेजर ऑपरेशन हुआ था, एक ओपन सर्जरी हुई थी 7 घंटे तक जो रही, तो अब जो उनका वो जो बैग है, तो क्योंकि वो बिल्कुल अपने आप को ठीक महसूस कर रहे हैं, तो बैग क्यों नहीं निकाल के दोबारा उनका सर्जरी करके तो उसको बैक टू नॉर्मल कर दें। तो मुझे पता है कि आप जो स्पेशलिस्ट तो नहीं हैं बाउल कैंसर पर, क्योंकि बाउल कैंसर के स्पेशलिस्ट पिछले हफ्ते हमारे साथ मौजूद थे। तो रामलाल को क्या आप मशवरा देना चाहेंगे? देखिए शकील भाई, जो मैं रामलाल जी की बात से समझा, उनको बाउल कैंसर था। 2008 में उनका ऑपरेशन हुआ, काफ़ी एक्सटेंसिव ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद उनको कोलोस्टमी बैग लगाया हुआ है और वो अभी कोलोस्टमी बैग से ही अपना काम चला रहे हैं। लेकिन जहां मैं समझता हूं कि वो चाहते हैं कि अब मैं कोलोस्टमी बैग से मेरा छुटकारा हो जाए और मेरी बाउल दोबारा से जो है वो रीयूनाइट कर दी जाए। तो उसमें पहले जैसे आपने बताया कि मैं बाउल कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं हूं, तो मैं उसमें ज़्यादा स्पेशलिस्ट राय आपको नहीं दे पाऊंगा। लेकिन ये काफ़ी चीज़ डिपेंड करती है कि कितनी बाउल बची है, उन्होंने कितनी बाउल रिसेक्ट कर दी है या निकाल दी है जिसमें कैंसर था। अगर वो बाउल बची ही नहीं है तो फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते, फिर कोलोस्टमी बैग से ही काम चलाना पड़ेगा। और दूसरा है कि रेकरेंस के चांसेस हैं कि नहीं हैं, कौन सा कैंसर है, उसमें रेकरेंस होती है नहीं होती है, वो सब चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करेंगी। तो मैं जब तक पूरी पिक्चर क्लियर ना हो, मैं वैसे भी कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं बाउल कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। तो मैं उनसे यही राय दूंगा कि अगर आप सेकेंड ओपिनियन लेना चाहें तो आप किसी भी अपने बड़े टीचिंग हॉस्पिटल में सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं। आपको उसमें कोई मनाही नहीं है और किसी ने आपको रोका नहीं है। ठीक है, बिल्कुल जी। और आइए चलते हैं कि जो आखिरी किस्म है इस ब्लड कैंसर की, मल्टीपल मायलोमा जी। हाँ जी। तो मायलोमा जो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए जी कि ये तो मल्टीपल मायलोमा जो है, हम लोग पिक्चर्स दिखा चुके हैं कि बोन में पेन होना या जल्दी से फ्रैक्चर हो जाना। आप थोड़ा सा गिरे, हल्का सा एक ही सीढ़ी से गिरे और आपका फ्रैक्चर हो गया, या आपने कुछ चीज़ उठाई और आपको लगा कि मेरी बोन जो है उसमें पेन हो रहा है और वो फ्रैक्चर हो गया उसमें। इसके अलावा फिर वही बात है, जो टायर्डनेस है या किडनी फेल होने शुरू हो गई हैं, आप ब्लड टेस्ट के लिए गए किसी और वजह से, डायबिटीज़ के लिए या किसी और वजह से, और देखा कि किडनीज़ में जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। फिर ऐसे बारी बारी इन्फेक्शन होना, बारी बारी ब्लीडिंग होना, ये सारे मल्टीपल मायलोमा के फीचर्स हैं। और हमारे को वो तुरंत उसको इमीडिएटली हमारे को जीपी के पास जाना चाहिए और फिर वहाँ से जो है वो स्पेशलिस्ट के पास में जाना चाहिए। तो बोन पेन या इजी फ्रैक्चर, ये दो चीज़ें हमारे को इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे बैक एक हो रहा है बिना किसी कारण के और वो ठीक नहीं हो रहा और वो बढ़ता जा रहा है, तो मैं आपको ये राय दूंगा, प्लीज़ घर पे ना बैठें और जल्दी से जीपी के पास दिखाएं कि ये मुझे बैक एक क्यों हो रहा है। तो मल्टीपल मायलोमा का ये मेनली फीचर्स हैं। ये बीमारी अनफॉर्चुनेटली इनक्योरेबल है। बाकी जो बीमारियां हैं वो क्योर भी हो सकती हैं, जैसे लिम्फोमा मैंने बात किया या लीकीमिया बताया, लेकिन मल्टीपल मायलोमा एक ऐसा कैंसर है जो कंट्रोलेबल है, उसको हम लॉन्ग टर्म तक कंट्रोल कर सकते हैं। और बल्कि आजकल नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, नए नए कैंसर की दवाइयाँ मल्टीपल मायलोमा के लिए हर साल आ रही हैं।
जिससे हम लोग लॉन्ग टर्म क्योर कंट्रोल करते हैं, लेकिन पूरा क्योर अभी तक मल्टीपल माइलोमा का नहीं हुआ है। हो सकता है अगले 10 सालों में होने लगे, क्योंकि रिसर्च बहुत तेज़ी से चल रही है। और क्योंकि मैं क्लिनिकल ट्रायल्स और रिसर्च का लीड भी हूँ अपने ट्रस्ट में, तो मैं कोशिश करूँगा कि मल्टीपल माइलोमा का कुछ ना कुछ पक्का इलाज निकले। बिल्कुल जी, आप कोशिश जारी रखिएगा। अब चूंकि वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है और हम बहुत से बहन भाई ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं ब्लड कैंसर के मुख्तलिफ टाइप्स का, तो इनकी ट्रीटमेंट क्या है, इनका इलाज क्या है, तो कैसे जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या वो रिफ़र करते हैं हॉस्पिटल को, या क्या क्या सिस्टम क्या है? तो जो सिस्टम है मैं आपको बताता हूँ कि आपको जैसे कोई भी सिम्टम है, जैसे टायर्डनेस है, ब्लीडिंग है, इन्फेक्शन है, या लंप आया है, ग्लैंड आई है नेक में या कहीं पे, या आपको फ्रैक्चर हो गया है, या आपको बोन पेन हो रही है, तो आप पहले जीपी के पास जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका सिम्टम कितना एक्यूट है या कितना तेज़ी से आया है। जीपी को अगर लगता है कि ये एक ब्लड कैंसर या कोई कैंसर हो सकता है, तो वो आपको 2 वीक्स के अंदर आपको हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट को देखना मैंडेटरी है या लाजमी है। हॉस्पिटल में जो ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट है वो आपको 2 हफ्ते के अंदर उनको आपको देखना ही है किसी भी हाल में, अगर वो कैंसर सस्पेक्टेड है। जो इस समय NHS का रूल है, 2 वीक्स के अंदर एवरी पेशेंट हु इज हैविंग ए सस्पेक्टेड कैंसर शुड हैव बीन सीन इन अ हॉस्पिटल बाय ए स्पेशलिस्ट। उसके बाद हॉस्पिटल से आपका इन्वेस्टिगेशंस आगे चलेंगी। इन्वेस्टिगेशंस में हम लोग बात करते हैं ब्लड टेस्ट की सबसे पहले। उसके अंदर में पता लगता है अनीमिया है कि नहीं है, वाइट सेल काउंट बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, प्लेटलेट्स ठीक हैं कि नहीं, किडनी फंक्शंस कैसे हैं, और हमारे को कोई और ब्लड में कोई तकलीफ़ दिख रही है कि नहीं दिख रही है। उसके अलावा CT स्कैन पूरी बॉडी का, जिसमें लंप हमारे को पता लगेंगे, एक्सरे जिसके अंदर हमारे को कोई फ्रैक्चर पता लगेगा। ये हमारे नॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस हैं ब्लड कैंसर के लिए। इसमें मैं एक पिक्चर दिखाना चाहूँगा। बोन मैरो जो टेस्टिंग हम लोग करते हैं, बोन मैरो टेस्ट कैसे करते हैं, क्योंकि ये जो कैंसर है, ये पिक्चर नंबर 4 है हमारे पास, प्रोजेक्ट तो करेंगे। ठीक है जी, पिक्चर 4 आएगी। लेकिन तो ये बोन मैरो एस्पिरेट हम बोलते हैं, जिसके अंदर हमें पता लगता है कि बोन मैरो के अंदर क्या बीमारी है, क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें आप देखें ये बोन मैरो एस्पिरेट होता कैसे है। मरीज़ को हम लोग अपने साइड से एक तरीके से लिटाते हैं, और ये जो बोन मैरो एस्पिरेट है, ये हम कोलू की जो हड्डी होती है, जो हिप बोन की हड्डी होती है, उससे हम लोग एस्पिरेट करते हैं, या हम लोग ये हड्डी का मज्जा को सक कर लेते हैं अपनी नीडल और सिरिंज में। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं है, थोड़ी पेन तो होती है। तकरीबन 10 मिनट लगते हैं इस प्रोसीजर को होने में। और फिर हम लोग इन्वेस्टिगेट उस बोन मैरो में करते हैं कि ये कौन सा कैंसर है, ये माइलोमा है, लिम्फोमा है, या फिर ये ल्यूकीमिया है। अच्छा, सबसे जो लोग डर भी जाते हैं हमारे कम्युनिटी में, और अक्सर जब कैंसर की बात होती है और इस किस्म की कैंसर की बात होती है, तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी 2 ऐसी ट्रीटमेंट हैं जो काफ़ी कॉमन होती हैं। तो कीमोथेरेपी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये क्या है और कैसे ये मदद कर सकती है ब्लड कैंसर में। बिल्कुल, तो कीमोथेरेपी पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ये सारे कैंसर कीमोथेरेपी से ही कंट्रोल या क्योर किए जा सकते हैं। मैं और बात करूंगा बाद में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की, वो अलग एक अलग टॉपिक है। लेकिन कीमोथेरेपी सबसे बड़ी बात है जो मैं बोलना चाहूँगा आवाम को, कि कीमोथेरेपी से घबराएं नहीं, रेडियोथेरेपी से घबराएं नहीं। ये जो हैं आपको लॉन्ग टर्म कंट्रोल और क्योर देती हैं। आप जितना इनसे भागेंगे उतना ही कैंसर आपका बढ़ेगा। अगर आप कोई होम्योपैथी इलाज करा रहे हैं, या किसी हकीम के पास जा रहे हैं, या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करा रहे हैं, वो जो ट्रीटमेंट है उनको हमने कंफर्म नहीं किया है क्लिनिकल ट्रायल से, वो इलाज करते हैं नहीं करते हम नहीं कह सकते। लेकिन कीमोथेरेपी डेफिनेटली आपके कैंसर को
कंट्रोल करेंगे। जी जी, अब बातों का सिलसिला जारी रहेगा। एक कॉल ले लेते हैं। एम खान ब्रैडफोर्ड से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने अभी आया हूँ, फौरन टेलीफोन कर डाला, मुझे मालूम नहीं क्या मौजूद रखा हो, डॉक्टर साहब का नाम क्या है, ताकि मैं जी उसके बारे में आपसे मजीद बात कर सकूं। जी जी, आज हम ब्लड कैंसर, जो खून का कैंसर है, उस पर बात कर रहे हैं और डॉक्टर सुनील गुप्ता लंदन से हमारे साथ खास तौर पर आए हैं। वो स्पेशलिस्ट हैं इस सब्जेक्ट पे। तो खून के कैंसर, जो लुकीमिया का नाम आपने शायद सुना हो। बिल्कुल, बहुत दफा सुना जी, उसके बारे में और जो ट्रीटमेंट पे बात हो रही है। माशाल्लाह, मैं आपको उमा चैनल का स्टाफ, जितना ये आरिफ साहब जिन्होंने ये उमा चैनल मुहैया किया हमारे लिए, मैं उनका सबका शुक्रगुजार हूँ कि डॉक्टर साहब माहिर, इस मराज के बड़े माहिर हैं, आप लाए हैं और काफी बेनिफिट होता है इस बीमारी का इनके जरिए, क्योंकि ये उर्दू बोलते हैं, वो अंग्रेजी के जाहिर है, ये तो मादरी इनकी जुबान होगी यहाँ की। तो मैं इस पर शुक्र अदा करता हूँ, रब ने आपको, डॉक्टर साहब को ये तौफीक बख्शी। बहुत शुक्रिया आपका खान साहब, बहुत शुक्रिया। और खान साहब ये खास तौर पर लंदन से आज सुबह के निकले हुए हैं और ये आए हैं। उनका मकसद सिर्फ यही है कि अपनी कम्युनिटी में लोगों को ज्यादा से ज्यादा कैंसर के बारे में मालूमात हो सके। माशाल्लाह, ये भगवान यही सिखाता है कि जो कम्युनिटी है उसको बेनिफिट पहुंचे और लोगों को फायदा पहुंचे। मैं समझता हूं कि ये डॉक्टर साहब की जवानी का एक फीडबैक हो रहा कौम को, जो इन्होंने डिग्री हासिल की, उस डिग्री को इन्होंने यही बिल्कुल महदूद नहीं रखा, बल्कि पूरे बरतानिया, यूरोप, जहां जहां तक चैनल जाता वहां तक इसको स्प्रेड किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर साहब की इस महारत को मेरा रब वो आखिरी नबी के सदके में इन्हें और महारत और तकवीयत अता फरमाए। मैं पूछना ये चाहता हूं, ये जो बीमारी है, इसके यानी लुकेमिया या कैंसर है, इसके इब्तदाई कौन कौन से जुजियात ऐसे हैं जिनको परखने से या मरीज माफी चाहता हूँ, मरीज खुद समझ सके कि ये मुझे बीमारी लाक हो रही है। अगर अस्पतालों में अपने डॉक्टर से एक्सरे के लिए भेजा है, तो बाद दफा हमारे जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं नहीं अभी ये दवा खाओ, ये दवाई खाओ, और जिस वक्त उसका आखिरी स्टेज होता है उस वक्त अस्पताल या एक्सरे के लिए भेजते हैं। तो उसके पहले सुनने वालों के लिए कौन कौन सी जुजियात ऐसी हैं जो बदन में जाहिर होने लगे, वो आदमी महसूस कर सके ये इस बीमारी की इब्तदा हो रही है। और मुझे आज अभी ये डॉक्टर के पास या डॉक्टर को फोर्स करके किसी जरिए से अस्पताल में उस बॉडी का पूरा चेकअप किया जाए, ये कौन से तरीके कार है। बातें तो बहुत है, लेकिन मैं इसी पर खत्म करता हूँ ताकि मुझे मेरी कॉल ना बंद कर दे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका खान साहब। कोई आपकी कॉल नहीं बंद करेगा। आपने बहुत अच्छी तरीके से बात की, और क्योंकि आपने प्रोग्राम का इब्तदाई हिस्सा आप नहीं देख पाए, हमने लुकीमिया पे बड़ी तफसील से बात की थी, लेकिन इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिर में समराइज़ करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं माशाल्लाह मशकूर हूँ। हमारे जो साथी जो भी प्रोग्राम में आते हैं, उनकी बड़ी कमिटमेंट होती है, बड़ा टाइम लेके बड़े दूर से सफ़र करके आते हैं, और फिर हमारे साथ और हमारी पूरी जो उम्मा की टीम है और उम्मा के जितने भी जहाँ कहीं भी इस वक्त लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको ये अहम मालूमात मुहैया करते हैं। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो अपने काम के साथ साथ, अपनी फैमिली कमिटमेंट के साथ साथ अपना थोड़ा सा वक्त जो है इस नेक काम में लगाते हैं। और सुनील गुप्ता हमारे उन लोगों में, उन प्रोफेशनल्स में एक हैं जो हमेशा इस खिदमत में आगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी सुनील गुप्ता आपका। तो बात हो रही थी कीमोथेरेपी की, उसे डरना नहीं चाहिए, लेकिन कीमोथेरेपी का लोगों को बड़ा डर होता है कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो कीमोथेरेपी दो किस्म की है, एक इंट्रावीनस जो हमारी ब्लड के अंदर दी जाती है, फिर ओरल जो मुंह से हम लोग टैबलेट के फॉर्म में लेते हैं, वो भी कीमोथेरेपी है। तो साइड इफ़ेक्ट्स में मेनली जैसे जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है उसका, जैसे वॉमिटिंग या नोजिया जिसे बोलते हैं, जी मचलाना, वो बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट है।
लेकिन साइंस ने मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमारे पास बहुत अच्छी मेडिकेशंस हैं नौजिया, वॉमिटिंग या जी मचलाने की जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको रोकने के लिए, तो उससे ना घबराएं, हमारे पास बहुत अच्छी मेडिकेशंस हैं। इसके अलावा कीमोथेरेपी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टायर्डनेस होती है और ब्लड के जो सेल्स हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो जब भी वो ब्लड सेल्स के कम होते हैं तो हम लोग उनको रिप्लेस करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मदद से या प्लेटलेट की मदद से। इन्फेक्शन, यहाँ मैं इन्फेक्शन का बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कीमोथेरेपी हो रही है और आप घर पे हैं कीमोथेरेपी होने के बाद और आपको फीवर आता है, टेम्परेचर, तो उसको प्लीज़ लाइटली ना लें, क्योंकि वो बहुत ही मेजर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में न्यूट्रोपेनिक फीवर बोलते हैं। वो लाइफ थ्रेटनिंग है, उसको घर पे ना बैठें, इमीडिएटली अपनी जो नर्स है जिसका आपका कॉन्टैक्ट डिटेल होगा, हॉटलाइन जिस नंबर देते हैं क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, और अपने डॉक्टर से इमीडिएटली कांटेक्ट करें और हॉस्पिटल जाएं। उसके अलावा अगर आप साइड इफ़ेक्ट्स पे बात करें तो मुंह में छाले भी आ जाते हैं, डायरिया हो जाता है। ये सब कहने में काफ़ी ख़तरनाक लगता है, लेकिन कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे, लेकिन इन्हीं कीमोथेरेपी की वजह से आपका इलाज भी हो रहा है। ये सब ट्रांजिएंट हैं, ये सब थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, फिर ये सब ठीक हो जाता है। और जिसे कहते हैं ना कि टनल है, टनल में से जाना है, लेकिन टनल के आखिरी में थोड़ी लाइट तो दिखेगी, और वही है कि आपका इलाज टनल से होके जा रहा है, लेकिन टनल जब ख़त्म होगी तो आपकी बीमारी ख़त्म हो चुकी होगी। तो थोड़ा सहन करें और घबराएं ना। रेडियोथेरेपी भी उसमें क्या फ़र्क है उस कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी में? तो रेडियोथेरेपी में कोई दवाइयाँ नहीं हैं। रेडियोथेरेपी रेडिएशन जो होती हैं, किरणें बोलते हैं, मैं उर्दू में नहीं बता सकता कि रेडिएशन को क्या बोलते हैं। जो उसकी शुआएं यही हैं। हाँ, जो रेडिएशंस होती हैं वेरियस प्रकार अलग अलग किस्म की, वो हम ट्यूमर पे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके डालते हैं। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे कैंसर है तो हम बिल्कुल गर्दन पे ही रेडिएशन देंगे। ऐसा नहीं है कि वो रेडिएशन मुंह पे जा रही है या चेस्ट में जा रही है, तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड होती है। साइड इफ़ेक्ट उसके इतने ज़्यादा नहीं होते जितने कीमोथेरेपी के होते हैं, और सिर्फ इतना लोकल आपको पेन रहेगा, हो सकता है थोड़ा रेडनेस रहे नेक में या जिस एरिया में हम लोग रेडिएशन दे रहे हैं, या हल्का सा उसके अंदर इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो रेडियोथेरेपी के इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और उसको देना इजी भी है। 1 या 2 या 3 फ्रैक्शंस में या सिटिंग्स में रेडियोथेरेपी दी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा कैंसर है, कहाँ का कैंसर है। तो रेडियोथेरेपी इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। प्रोग्राम बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। मुझे पता है कि हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट पे बात करनी है, और ख़ास तौर पर जो ऑर्गन डोनेशन के हवाले से जो बोन मैरो के जो है उस पर अगर थोड़ा सा आप वजाहत कर दें। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि जैसे ल्यूकीमिया है या लिम्फोमा है, माइलोमा है, इनका जो कंप्लीट क्योर है, जो बिल्कुल जैसे कहेंगे कि बीमारी ख़त्म हो गई, अब वो नहीं आएगी वापस, ज़्यादा चांसेस हैं कि वो नहीं आएगी, वो कम्प्लीटली क्योर हो गई, तो उसका एक ही इलाज है, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। जिसका मतलब है कि आपने जो है मरीज़ का जो बोन मैरो है उसको चेंज कर दिया किसी हेल्दी डोनर के बोन मैरो से। तो ये बोन मैरो हम लोग स्टेम सेल से चेंज करते हैं। स्टेम सेल्स जो हैं ब्लड के अंदर बनते हैं और हम उनको ग्रो करते हैं दवाइयों से। फिर डोनर जो है वो अपने स्टेम सेल डोनेट करता है। ये जो स्टेम सेल्स हैं ये हम पेशेंट के अंदर कीमोथेरेपी देने के बाद डाल देते हैं ब्लड के थ्रू, और ये जो स्टेम सेल्स हैं ये एक नई क्रॉप शुरू करते हैं, नई खेती शुरू करते हैं हमारे बोन मैरो सेल्स की, और उससे हमारा बोन मैरो जो है वो कम्प्लीटली क्योर हो सकता है। तो ये एक ऐसा तरीका है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जिससे हम मरीज़ को कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो कम्युनिटी है, साउथ एशियन कम्युनिटी जो है, उसके अंदर डोनर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में थोड़ा सा डर है और हमारा जो विलिंगनेस है वो थोड़ी कम है अनफॉर्चुनेटली आगे आने की, अपने स्टेम सेल्स को डोनेट करने की।
तो मैं यहाँ अपनी आवाम को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो यंग हेल्दी लोग हैं वो अपना बोन मैरो जो स्टेम सेल्स हैं वो आगे आएँ और अपना नाम रजिस्टर करवाएं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए। उससे क्या होगा कि आपकी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बच पाएंगे, उनका ज़िंदगी बच पाएगी। नहीं तो जो ल्यूकीमिया, लिम्फोमा हैं, ये जानलेवा बीमारियां हैं और इंसान इससे जो है वो मर भी सकता है। लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट से यही इंसान आपके दिए गए जो स्टेम सेल्स हैं उनसे ज़िंदा भी रह सकता है। और आपने इस सिलसिले में बहुत कैंपेन भी कर रहे हैं और लोगों तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं, तो ज़रा दिखा दीजिएगा कि आप भी इसके मेंबर हैं, आपने भी इसमें कुछ। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप ये कहेंगे कि मैं बोल तो रहा हूँ इतना सारा कि डोनेट करें बोन मैरो, और खुद रजिस्ट्री की है कि नहीं की है। तो मैं अपने खुद के कार्ड्स दिखाना चाहूँगा। ये प्रोजेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे देखना पड़ेगा कि ये मेरा अपना डोनेशन कार्ड है कि मैं रजिस्टर्ड हूँ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए एज ए डोनर, एज ए हेल्दी डोनर। आई हैव रजिस्टर्ड माई सेल्फ कि अगर कोई भी मरीज़ का मेरा से HLA मिलता है, मेरे से उसके सेल्स मिलते हैं, तो मैं अपना स्टेम सेल देने को तैयार हूँ। इसके अलावा मैंने हाल ही में अपने ऑर्गन डोनेशन के लिए भी मैंने हामी भरी है कि मैं अपना जो भी ऑर्गन्स मेरे ट्रांसप्लांटेबल ऑर्गन्स हैं वो मैं अपने ऑर्गन्स देने को तैयार हूँ किसी भी मरीज़ के लिए जिसको ऑर्गन्स की ज़रूरत है, जैसे किडनी है, हार्ट है, लंग है। ये जो ट्रांसप्लांटेबल ऑर्गन्स हैं ये दिए जा सकते हैं। तो मैं आवाम से इस चीज़ के लिए भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर खुदा न खास्ता किसी का रोड साइड एक्सीडेंट में कोई यंग हेल्दी इंसान है और वो रोड साइड एक्सीडेंट हो गया और उसको बचाया नहीं जा सकता, तो उनके ऑर्गन्स जो हैं वो हम लोग ट्रांसप्लांट के लिए ले सकते हैं। डॉक्टर सुनील गुप्ता, बहुत सी बातें करनी थी, बहुत सी बातें आपसे सुननी थी, बहुत से सवालात लोगों ने करने थे, बहुत से सवालात हमने आपसे करने थे, लेकिन वक्त अब इजाज़त नहीं दे रहा कि हम आगे बढ़ें। लेकिन जिस अंदाज से आपने ब्लड कैंसर के एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को बड़ा आसान तरीके से हम तक पेश किया और ऑर्गन डोनेशन के हवाले से और जो स्टेम सेल के हवाले से आपने जो कैंपेन में हमारी मालूमात बढ़ाई, मैं आपका अपनी तरफ से और उम्मा चैनल की तरफ से बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आइंदा किसी प्रोग्राम में आपको दोबारा दावत देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। और ये थे डॉक्टर सुनील गुप्ता जो कि कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट हैं। आज उन्होंने कैंसर के हवाले से बात की, ब्लड कैंसर पे। और इस तरह ब्लड कैंसर का ये प्रोग्राम आज का आखिरी प्रोग्राम होगा। आइंदा साल इस पर मज़ीद प्रोग्राम किए जाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा और डॉक्टर सुनील गुप्ता को अगले हफ्ते इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम, एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। अपना और अपने ख़ानदान की सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।